लिखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखिएगा इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR लिख लिया। S and T are 2 points. S and T are 2 points on QR and PR. QR and PR. QR and PR. Such that QS is equal to 3SR. QS is equal to 3SR and PT is equal to 4TR. If capital M is point of intersection of PS and QT, find QM is to MT. Find QM is to MT. हाँ भाई देख लिया आपने? हाँ भाई अब जरा क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, इसने कहीं कोई वेक्टर के बारे में कोई बात नहीं करी है। इसने वेक्टर के बारे में कहीं कोई बात नहीं करी है ना, है ना। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे ये चीज़ कनेक्ट खुद करेंगे कि अगर क्वेश्चन रेशो का है तो हमारे पास में 2 ही चैप्टर हैं थॉरोली, पूरी कहानी में 2 चैप्टर हैं। एक तो अपन स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं और अब अपने पास में दूसरी एक और रास्ता खुल रहा है वेक्टर। आपको कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब ये कि हमारे पास में रेशो के क्वेश्चंस को लेकर के अब 2 रास्ते हो गए, स्ट्रेट लाइन या वेक्टर। और स्ट्रेट लाइन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अभी तक तो ये, और रेशो करके अलग से कोई चैप्टर नहीं है। रेशो इवन कहीं बात ही नहीं होती, इंटरनल डिवीजन के बारे में हल्की फुल्की बात होती है, ठीक है ना। तो मतलब ये कि ये जिस भी तरह का क्वेश्चन है अपने पास में अब जाने का रास्ता एक वेक्टर ही बचा अगर ढंग से सोचेंगे तो। अच्छा, रेशो का कोई भी क्वेश्चन होगा अगर वेक्टर में आप एंट्री मार रहे हैं तो रेशो के किसी भी क्वेश्चन में जो सबसे पहली शर्त है वो ये कि आप सबसे पहले किसी एक को ओरिजिन डिक्लेयर कर दें। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले किसी को आप ओरिजिन बोल दें कि भाई एक जना तो ओरिजिन बन जाओ। इससे क्या होगा, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी क्वेश्चन की, राइट है भाई। जैसे ये P है, ये Q है और ये R है, ट्रायंगल PQR है ना भाई। आपने Q को कहा आप ओरिजिन बन जाओ, तो नाउ Q इज ओरिजिन, तो आपने यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, ठीक है। ओरिजिन लेते ही आपके लिए एक बात पक्की हो गई कि अब जितने भी वेक्टर जाएंगे वो सारे के सारे पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। यहाँ से एक बात समझ में आती है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है वो, QS इज इक्वल टू में 3SR, ठीक है ना भाई। तो S अपने आप में, S इज अ पॉइंट ऑन QR, तो S अपने आप में कोई पॉइंट है QR पे, राइट है भाई। और अगला बोल रहा है QS इज इक्वल टू 3SR, तो बड़ा कौन है QS, वो SR का 3 टाइम्स है, सही ना भाई। और रेशो है 3:1, तो कहने मतलब ये वाला रेशो अपने आप में 3:1 का रेशो हो गया। ये बात पक्की हो गई, यहाँ तक की बात तो उम्मीद है आगे होगी। अच्छा, अगला एक और बोलता है कि T अपने आप में एक और पॉइंट है कहाँ पर, PR पे, तो T अपने आप में एक पॉइंट PR पे लूंगा, लेकिन अगले ने बोला है 4T, PT इज इक्वल टू 4TR, तो बड़ा कौन है PT, तो इसका मतलब मैं T यहाँ ले लूँ और इस रेशो को 4:1 डिक्लेयर कर दूँ, सही है। अच्छा, अब आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर M अपने आप में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है PS और QT का। अब PS के लिए P को S से मिलाऊं और QT के लिए मैं Q को T से मिलाऊं, सही है भाई। ये अपना QT हो गया और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम अपन रख लेते हैं कैपिटल M, तो ये अपनी तरह से कैपिटल M। यहाँ तक कि मैं कोई प्रॉब्लम आई तो बताइए, यहाँ तक की बात अगर आपके पकड़ में आ गई है तो अब अपन आगे चलते हैं। देखिए साहब, क्योंकि मैंने उसको ओरिजिन ले लिया तो चाहूँ तो इसको R को R वेक्टर भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि नॉर्मली हम लोग R वेक्टर S वेक्टर में थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं, A वेक्टर B वेक्टर ले लेता हूँ, राइट है। मैं ही मान लेता हूँ कि यह लाइन अपने आप में A वेक्टर थी, तो यहाँ पे A वेक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ,
सही है। अब अगर ये ए वेक्टर है, देख लिया ना हमने, तो वो 0 वेक्टर है। ये बात पकड़ में आ गई। इसको मैंने बी वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने बी वेक्टर नाम दे दिया। अब ए वेक्टर को इधर ए वेक्टर और उधर 0 वेक्टर को, ये वाला पॉइंट अपने हमें 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एस पॉइंट की जो वेक्टर वैल्यू होगी 3 टाइम्स ए वेक्टर माने 3a वेक्टर, प्लस में 0 टाइम माने 1 × 0 वेक्टर, तो 0 डिवाइड बाई नीचे कितना 4, तो एस पॉइंट की वैल्यू होगी 3a/4। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई? उम्मीद है आगे होगी, है ना भाई। अच्छा, अब इस टी पे आता हूँ। टी इस पूरी कहानी को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करें, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो टी का वेक्टर वैल्यू आ रहा है 4a वेक्टर प्लस में 1 टाइम्स b वेक्टर डिवाइड बाई 5। ये अपने पास में इसकी वेक्टर वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक और बात पे गौर कीजिएगा। ये m जो है मेरे को m निकालना है, ठीक है ना। मेरे को क्या निकालना है? QM/MT निकालना है, माने मेरे को रेशियो निकालना है। QM दिख रहा है आपको और MT दिख रहा है। जो भी रेशियो अननोन हो उसे अपन लोग K/1 लेते हैं। आदत पड़ी हुई हमारी कि K/1 ले लेंगे, है ना भाई। तो मैं जानबूझ करके K/1 इधर से ले रहा हूँ, ठीक है ना भाई। उम्मीद है आप में से कई लोग समझ जाएंगे। रुको, लेकिन सोचते हैं, अगर अपन ने ऐसा करा तो अपने को फायदा ज़्यादा, नुकसान कम, या नुकसान ज़्यादा फायदा कम, ये सोचना पड़ेगा। देखो जरा, K से मल्टीप्लाई होते 0 चला गया, लेकिन 0 के जाने से K भी चला गया, तो अब रेशियो में किसे निकालोगे? अपॉन में नीचे K+1 रह गया। क्या आपको ये कैलकुलेशन में समझ में आ गया? अच्छा, तो इस पॉइंट को अगर अपन लोग M कहते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग M को 2 नज़र से निकालेंगे। देखना, M को हम लोग 2 नज़रियों से निकाल रहे हैं, राइट है भाई। अच्छा, M को अगर मैं इस तरह से देखता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करके बोल सकता हूँ 0 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 4a प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई 5 लिख दो भाई। अपॉन में नीचे कितना K+1 निकाल लिया भाई मैंने, QM/MT की रेशियो में निकाल लिया। लेकिन अगर अकेला ही ये दे पाता तो फिर अपने को K की जरूरत ही क्या थी भाई। अपने पास में अगर इसको सॉल्व कर लो, कितना भी सॉल्व कर लो, इसको क्या निकाल लेंगे इससे। तो मैं अब M एक और नज़र से निकाल के लाता हूँ, इस वाले रेशियो की नज़र से। इस बार मैं इस रेशियो को लैम्डा और इस वाले को 1 ले लेता हूँ। ले लूँ? नहीं है, एक बात समझ में। अगर मैंने λ/1 लिया तो मल्टीप्लाई करते ही, ठीक है, M ही निकाल रहा हूँ, सही ना भाई, M ही निकाल रहा हूँ। लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 3a/4 लिख दो भाई। लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 3a वेक्टर बाई 4 प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाई b वेक्टर डिवाइड बाई नीचे कितना λ+1। श्योर है? अब पंगा ये अड़ गया कि सर अपने पास तो K ही नहीं था, अपन लैम्डा और उलझा लाए, है ना। एक नज़र से देखा था तो ये दिख रहा है, लेकिन आप ऐसे मत सोचिए, इसको थोड़ा धीरे धीरे देखिए। हाँ बताओ मुकेश। ठीक है, अब कैसे मिलाएंगे? अब देखो साहब, इधर भी a वेक्टर है और इधर भी a वेक्टर है, दोनों तरफ a वेक्टर है ना भाई। अरे इधर भी a वेक्टर है, इधर भी a वेक्टर है। अब जरा a वेक्टर के लिए बताओ, अगर सिर्फ a वेक्टर की नजर से देखा जाए, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, तो दोनों का a वेक्टर का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा। a वेक्टर का इधर का कोफिशिएंट हो गया 4/5 टाइम्स K+1, सोच लिया आपने। और इधर से a वेक्टर का हो गया 3 लैम्डा डिवाइड बाई 4 टाइम्स λ+1, सोच लो, आ गया। अच्छा, यही खेल b वेक्टर के लिए भी खेला जा सकता है। अगर मैं b वेक्टर की नज़र से देखता हूं तो b वेक्टर की नज़र के लिए b वेक्टर डिवाइड बाई b वेक्टर के लिए b वेक्टर डिवाइड बाई, तो इट इज 1 में 5 टाइम्स K+1 नहीं आया। अच्छा, और इधर से b वेक्टर के लिए खेलता हूं तो 1 λ+1। ये बात तो उम्मीद है आपके पकड़ में आ गई होगी। यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में 1/5 K+1 की जगह 1 λ+1 रखने की जगह यहां बन गई है। क्या आप इधर देख रहे हैं? अगर मैं 1 K+1 पूरा 5 टाइम्स K+1 हटा करके इसकी जगह 1 λ+1 यहां कर दूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं 4/1/5 की जगह लिख देता हूं λ+1 लिख दो भाई। इजिकल टू में सामने से कितना 3 लैम्डा अपॉन में 4 टाइम्स λ+1 बराबर है ना भाई। ये और ये हटा दूं, और उधर से देखा जाए तो फाइनली अगर देखा जाए तो लैम्डा इजिकल टू कितना आ गया 16/3, लेकिन लैम्डा आया, हमें क्या चाहिए K। अब K तक भी आ सकते हैं, शायद मेरे को लगता है K के लिए रास्ता बन जाएगा। क्या कहता हो? ये 1 में K+1 को पलट दूं,
तो यहाँ पे कह सकता हूँ 5 टाइम्स k प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। सही है भाई। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू मैं लैम्डा की जगह 16/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 कर दूं। श्योर है? ये अपने आप में कितना बन गया 19/15, 19/15। श्योर है? पहले देख लें आप 19/15। ठीक है, तो k इज इक्वल टू हो गया 19/15 माइनस 1। इसका मतलब कितना आया 4:15। तो k:1 माने यही आ गया, याद है k माने k:1 आ गया। तो आंसर हो गया कितना 4:15। रेशियो पकड़ में आ गया। हाँ भाई, अब अपने को चाहिए k। अब ध्यान रखना आंसर में अपने को अपना आंसर 1/k बोलना है या k/1 बोलना है, वहां पे दिमाग लगा लो। क्या बोलना है बताओ? 1/k। तो अपनी तरह से आंसर फाइनलाइज होगा QM/MT इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू कितना 15:4। तो आंसर इज 15:4। ठीक है भाई। हाँ भाई, किसी का डायग्राम वगैरह बन गया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? ये अगले इस वाले क्वेश्चन के अंदर बनाया किसी ने? हाँ भाई, क्या पहले सबसे पहले क्या बनाना है? हाँ, ट्रायंगल। नाम क्या है ट्रायंगल का? अच्छा, फिर क्या करना है? लीजिए साहब, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने। ये अगर ABC ट्रायंगल है तो A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ कर दूँ। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है आगे? मीडियन फ्रॉम A। मीडियन फ्रॉम A यहाँ पे डाल दूँ मीडियन। अच्छा, इज बाइसेक्टेड एट E। इसका मतलब ये कि ये मीडियन है, इसका कोई मिड पॉइंट है जिसका नाम E है। हाँ या ना? आगे क्या बोल रहा है ये? आगे कह रहा है BE। B का मतलब B से E को मिलाऊं या बिना मिलाए B मिल जाएगा? बिना मिलाए मिल जाएगा या मिलाना पड़ेगा? तो B से A को मिलाऊं। आगे क्या कह रहा है? BE मीट्स किसको? AC। AC तो आगे है ना, तो आगे बढ़ाऊं। BE मीट्स AC एट F। तो मतलब मेरे को F तक ही रुक जाना चाहिए। मतलब मेरे पास अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट आ गए। ठीक है ना भाई? अब क्या कह रहा है? अपने को क्या निकालना है? AF इज टू AC। देखिए, सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि रेशियो का क्वेश्चन है। ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास में सबसे बढ़िया हथियार है वेक्टर का। और वेक्टर के अंदर ऑब्वियसली अगर कभी भी ट्रायंगल आ गया तो एक पॉइंट का ओरिजिन मानना समझदारी है। इस समय पे समझदारी है कि मैं A को ओरिजिन मानूं, क्योंकि सारी कहानी ओरिजिन यहाँ से चलेगी। नहीं आया समझ में? अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूंगा तो अपने ये सारा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे OB वेक्टर, ये अगर A माने O है तो OB वेक्टर बन जाएगा B वेक्टर, राइट है भाई? और OC वेक्टर बन जाएगा C वेक्टर। आसान है। अगर भाई तो अपने लिए ये सारी कहानी पहले तो ये यहाँ तक की बात पकड़ में आई कि नहीं आई कि अपने को ऐसा पकड़ना है बात को, वहां से O ले लीजिए, एक B वेक्टर मिल जाएगा, एक C वेक्टर मिल जाएगा। अब आगे की चीज आप बताते चलना धीरे धीरे। ये अपना बस B वेक्टर, ये वाला C वेक्टर। ये पॉइंट जो है इसे अपन को D नाम दे दें। हाँ या ना? D इज, किसी कोई खास बात है D की? क्या मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन आई है। इसका मतलब D की वेक्टर वैल्यू बतानी पड़ेगी या है पता? ये अगर B वेक्टर वो C वेक्टर, तो ये वाला B वेक्टर प्लस डिवाइड बाई। अच्छा, ये आपका 0, ये आपका B प्लस C/2। तो आप बता सकते हैं E भी शायद किसी को पता होगा क्या? 1:1 का रेशियो हो गया। तो मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर आप समझदार है तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाई। कितनी सारी बातें तो बता दी हमें।
मतलब इतनी दूर तक तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें तो बिना दिए भी हम लोग अपनी तरफ से अपने घर से लगाते जाओ, कितनी दूर तक, यहाँ तक ये काम तो बन गए। अच्छा, जिनको ये सब समझ में आ गया वो एक और बात देखिए, अब आपके इसमें ये बी वेक्टर पढ़ा है, ई का पॉइंट पढ़ा है, एफ पढ़ा है या नहीं है? नहीं है ना भाई अपने पास में, ये तो इतना तो पक्का है ना भाई। अच्छा, जरा पिछले वाले क्वेश्चन को जरा दोबारा से समझते हैं, ठीक है, ताकि अपने को पता चले कि अपन एफ तक जाने के रास्ते पिछले क्वेश्चन से जाएंगे या अपने पिछले क्वेश्चन से बस सिर्फ एक के निकालना सीखा था, ठीक है ना भाई। आपने ध्यान से देखा ना कि अपन लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया था। हम लोगों को निकालना QM/MT था, तो एक 1:k लेने से काम चल रहा था मेरा, हाँ या ना? मैंने 1:k ले लेना था, लेकिन मैं जब क्वेश्चन करने गया तो मेरे को पता लगा कि M को जब मैं K के टर्म्स में निकालता हूं तो अकेला ये वाली पार्टी आएगी मेरे पास में, मैं इसका कर क्या लूंगा? कुछ नहीं कर सकता, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मेरे को M को एक नहीं दो नजर से देखना पड़ गया। आप सोचो जरा, मैंने M की वैल्यू इस तरफ से देखी, M की वैल्यू इस तरफ से देखी, और फिर फाइनली जाकर के मैंने दोनों को मैच करा दिया, नहीं है? और कंपैरिजन से मेरे पास K और लैम्डा दोनों आगे थे। इसका मतलब ये है कि वेक्टर से जब भी किसी का रेशियो निकालना होता है तो आपको एक नहीं उल्टा दो रेशियो लेके चलना पड़ता है, एक ही पॉइंट को दो अलग अलग जगह से मिलाना पड़ेगा। इतना तो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन ने इतना समझाने की कोशिश करी, हो सकता है ये आपको एक बारी में नहीं आया, क्योंकि पहले तो सबसे पहले स्टूडेंट की सारी एनर्जी इस बात में लग जाती है कि पहले तो समझ में आ जाए। अगर उसे 80% भी समझ में आ गया तो वो सक्सेस मान लेता है कि हाँ भाई बात हो गई, है कि नहीं? फिर वो धीरे धीरे जब उसको दोबारा से, है ना, उसको जब उसकी जुगाली करता है तब उसको समझ में आता है अच्छा ये मैं कर क्यों रहा था, इससे मैंने क्या सीखा, अब मैं इसके जैसे दूसरे क्वेश्चन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तब आपको समझ में आएगा कि कभी भी रेशियो का क्वेश्चन होगा, जीरो मानो, एक ही चीज को दो अलग अलग रेशियो में लेके आओ और दोनों को आमने सामने बैठाओ। अब आप में से कोई अगर समझदार है तो मेरे को एफ को ढूंढना पड़ेगा। एक तो एफ को मैं इसके रेशियो में देख सकता हूं, सोच सकता हूं ना मैं, तो मेरे को ये रेशियो का पता नहीं है, इसको मैं λ/1 मान लूं। आप बोले तो लैम्डा यहाँ और 1 मानना उधर समझदारी रहेगी। तो इस समय पे मेरे पास एक तो एफ की वैल्यू आई पड़ी है, कौन सी, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 0 और 1 मल्टीप्लाइड बाई सी, तो सी डिवाइड बाई λ+1। सोच लेना आप, नहीं है? अरे ये सी डिवाइड बाई, थोड़ा मैं फास्ट खेल लेता हूँ, इतना तो समझ लेंगे आप, हाँ या ना? अच्छा, लेकिन अब ये तो चलो इधर से निकाला, और कैसे निकालेंगे? अब देखो जरा, अभी मेरे पास में रेशो ये वाला नहीं है, ये मेरे को पता है बी तक तो मेरा इलाका है और एफ तो बाहर पड़ रहा है। जब भी कोई बाहर पड़ेगा तो एक्सटर्नल डिवीजन, अब मेरे को एक्सटर्नल डिवीजन पे जाना पड़ जाएगा, नहीं है समझ में? एक्सटर्नल डिवीजन में हमारा रेशो हुआ करता था AC, याद है आपको? फंडा हुआ करता था A, फिर लेता था C बाहर लेता था और B अंदर आता था, याद है? तो हम लोग इसको लेते थे M और इसको लेते थे N, याद है आपको? तो AC/BC इज इक्वल टू M/N, AC/BC इज इक्वल टू M/N, लेकिन रेशियो तो यहाँ अननोन है, तो मेरे को ये जो AC है इसको मेरे को मानना पड़ेगा K और इसको मेरे को मानना पड़ेगा 1। क्या भी मेरी बात समझ गए? तो मैं जानबूझ कर भाई जो सीखा है उसी पे चलूंगा, मैं इसे K मानूंगा और ये जो अंदर आया इस इलाके को 1 मानूंगा। क्या भी बात समझ गए? और फिर मैं इस लाइन को उठा के पहले बाहर लेके आऊंगा, क्योंकि अपनी बुद्धि इतनी काम करती है। तो अपने यहां तक लिया, इस B की जगह B लिखा, B वेक्टर लिखा, ये B की जगह B लिखा, B वेक्टर लिखा, और ये चटाई का फूल बाहर खोल दूं तो ये जो F है ये बीच में पड़ जाएगा, और ये जो F है ये तो बीच में पड़ जाएगा, E आ जाएगा बाहर, E को बाहर ले लूं, सही है? अच्छा, ये रेशियो मैं K ले लेता हूं और ये वाला रेशियो अब ऑटोमेटिकली -1 हो गया। उम्मीद है आप समझ गए। अच्छा, जो लोग ये समझ गए वो ये भी समझते हैं कि मेरे को F की जगह तो पता ही नहीं है, F की वैल्यू तो मैं ढूंढता फिर रहा हूं, सही है? अच्छा, लेकिन शायद E की वैल्यू पता है मुझे, क्या लिखना चाहिए? B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाई 4। क्या ये बात समझ में आई? ये मेरे पास अब B वेक्टर है, ठीक है ना भाई? अब आगे सोचते हैं और क्या क्या हमारी मदद करेगा, देखें रेशियो के अंदर, देखें क्या क्या और हमारे लिए हेल्पफुल है। रेडी? अब फिर से विचार कीजिए, F की वैल्यू सोचो, F की वैल्यू सोच रहे हैं आप? क्या करूं बोलो? K मल्टीप्लाइड बाई दिस, K मल्टीप्लाइड बाई B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाई 4, सही है भाई? माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई B वेक्टर, तो माइनस का B वेक्टर डिवाइड बाई नीचे कितना? K+1, बराबर है ना भाई? ये यहां तक तो सही है। ये किसकी वैल्यू निकाली मैंने? F की। ये तो तब निकाली जब मैंने क्या निकाला? एक्सटर्नल डिवीजन। लेकिन मेरे पास F की एक और वैल्यू आई पड़ी है, क्या कहते हो? तो इक्वल टू में क्या लिख दूं? C अपॉन, नहीं है? अब मैं कंपैरिजन करूं, सही है? तो इधर B वेक्टर
और उधर बी वेक्टर का कंपैरिजन होगा या नहीं होगा? अरे क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। अब आ जाओ, बी वेक्टर का कंपैरिजन कर रहा हूं भाई। सबसे पहले मैं बी वेक्टर के लिए चर्चा करता हूं, बी वेक्टर के लिए। उधर बी वेक्टर का कोफिशिएंट, रुक जाओ थोड़ा दिमाग लगा लें पहले। आप थोड़ा इसको सफाई करके लिख दूं, आप बोलो तो इसको मैं लिख देता हूं के बी वेक्टर माइनस 4b वेक्टर। सोचना आपको, के बी वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, सोच लिया? अच्छा, प्लस में कितना? के सी वेक्टर डिवाइड बाई नीचे कितना? के माइनस 1 इंटू 4, सोच लिया? इजिकल टू में सामने से सी अपॉन लेमडा प्लस 1 बराबर। इसे क्या मैंने थोड़ा सी इजिकल टू था 1 अपॉन लेमडा, तो रेशो आया 1/2। कहानी पकड़ में आ गई? लगती बहुत जबरदस्त पेचीदा है लेकिन होती नहीं है। आपको ऐसा लगेगा एक एक पेज का क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन वो उतना नहीं। आप वेटेज वाइज देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आसान है। ये बस पीछा करना है, एक ही चीज को दो तरीके से देखना है। क्या? के अपॉन, आंसर में गलती है, के अपॉन ए एफ अपॉन ए सी। ओके, ए एफ अपॉन ए सी इजिकल टू हो जाएगा ए एफ इजिकल टू 1 और ए सी इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस लेमडा। 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 आंसर हो जाएगा। तो 1 अपॉन में लेमडा प्लस 1 इजिकल टू 1/3। सही है? और आसान हो गया, उल्टा ऊपर ही आंसर आ जाता, अपने को लेमडा निकालने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ भाई, कर लेंगे आप। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपकी वो समस्या हटाई थी कि ओरिजिन कैसे माना जाए। हाँ, तो आप अपनी तरफ से बनाना चालू करें, देखो शायद बन जाए आपसे, शायद। हाँ भाई, इससे पहले कि आप इसमें लंबे भटक जाएं, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो काफ़ी हद तक सही करा होगा, बस आप एक चीज़ भूल गए होंगे, उसको करेक्ट कर दूं, शायद आप में से कईयों का आंसर खटाखट आ जाएंगे। डायग्राम तो उम्मीद है सभी ने सही बना लिया होगा। नाम है ओ ए सी बी ऑब्वियसली, और ओ सी इज ए डायगोनल, ये बात भी पक्की हो गई है ना भाई। अच्छा, और दूसरी बात क्या बोला था उसने क्वेश्चन के दौरान? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। डी अगर मिड पॉइंट ऑफ ओ ए तो ये बी डी रहा, है ना। बी डी और ओ सी जहाँ मिलता है दैट पॉइंट इज डी। ये यहाँ तक की बात सही है ना। अच्छा, ये भी सभी को पता चल गया होगा कि O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, ठीक है ना भाई। तो ये वाला A वेक्टर हो गया, ये वाला B वेक्टर हो गया, और ये अपना C वेक्टर ले लिया होगा आपने, ले लिया? सही है भाई।
अच्छा ये ए का मिड पॉइंट है इसलिए ए वेक्टर डिवाइड बाई 2 हो गया, सही है भाई। और आपने को क्या निकाला था, बीपी इज टू पीडी, तो अपन इस रेशो को लैम्डा इज टू 1 ले लेते हैं, सही है ना भाई। और अपन पी को दो अलग अलग नजरियों से देख लेंगे, और के लिए ये वाला के इज टू 1 लेता हूँ जानबूझ के उल्टा, सही है भाई। अच्छा अब आप में से जिन लोगों ने जो जो भी अपनी तरह से बनाया वो देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सबसे पहली बात तो पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, अपन पी पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। पी पॉइंट के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज लैम्डा ए वेक्टर डिवाइड बाई 2, सही है ना भाई। लैम्डा ए वेक्टर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर डिवाइड बाई नीचे कितना, लैम्डा प्लस 1, सही है भाई। इज इक्वल टू में के मल्टीप्लाइड बाई 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई सी वेक्टर डिवाइड बाई नीचे कितना, के प्लस 1, बराबर है ना भाई। इतनी दूर तक आपने मेहनत कर ली होगी, नो डाउट। आपने यहाँ तक अगर कर लिया तो आपने मतलब सुरक्षित कर दिया। अब आपके साथ पंगा क्या रहा होगा, कुछ मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ढंग से नहीं पढ़ा। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, याद आया आपको। अगर आपने वो देख लिया होता तो आपको पता चलता है ये लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई के प्लस 1। अगली लाइन में आंसर हो जाएगा। हाँ भाई अब बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभार थोड़ा कहानी में ट्विस्ट हो सकता है, अब बना लीजिए। बी वेक्टर से कंपैरिजन कर दूं अगर मैं, ठीक है, तो ये 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू में 1 अपॉन के प्लस 1, मैंने के इज इक्वल टू लैम्डा हो गया, है ना भाई। ये तो मैंने बी वेक्टर से कंपैरिजन किया है। और जब मैं ए वेक्टर से कंपैरिजन करूंगा तो लैम्डा अपॉन में 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू में 1 अपॉन के प्लस 1, सही है भाई। और इधर भी मैं लैम्डा का प्लस 1 करने वाला हूँ। लैम्डा अपॉन में 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू में 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 से लैम्डा प्लस 1 उड़ा दो तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना रह गया, 2। और अपना आंसर लैम्डा इज टू 1 ही तो चाहिए, तो लैम्डा वाई 1 और लैम्डा ई वाई 1 इज इक्वल टू बीपी अपॉन पीडी। लो सब आंसर आ गया 2:1, सही है। कितना लोगों का बन गया है वैसे। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ भाई ये रेशो के क्वेश्चन समझ में आने लग गया आपको थोड़ा थोड़ा, है ना। इतना मुश्किल तो नहीं है ना। ये सबसे टफ क्वेश्चन में से एक माने जाते हैं वेक्टर के, क्योंकि नॉर्मली अपन लोग इस पे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते। इस पे अपनी एक्सरसाइज 3 में भी काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, ठीक है। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन उन्हीं में से ले लिया ताकि आपका एक तरफ तो बर्डन भी कम होगा। आप कुछ नहीं हो सके तो दोबारा जाकर के ट्राई कर लेना, क्योंकि आप में से कितने भी फूंक मार लो आपकी हैसियत आपको पता होगी, है ना। हाँ बाहर कितना भी ज्ञान देने वाले लोग सब अपने बारे में अंदर खाने में सब जानते हैं, ठीक है। कि देखा हुआ क्वेश्चन ही मतलब 3 बार देखा हुआ क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए 2 हफ्ते बाद में तो सून सपाटा होता है, ठीक है। तो नए क्वेश्चंस को करने की हैसियत तो बाद में क्रिएट कर लेना, पहले एक्सरसाइज 3 एक बार दोबारा कर लेना। मतलब मैंने अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन करवा भी दिया है तो अपनी एक्सरसाइज 3 दोबारा ट्राई करना, आपसे शायद बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। पहली बात तो आपको पहचान में आ जाएगी कि यार ये देखा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखेगा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू में 7 i कैप प्लस 4 टाइम्स जे कैप माइनस में 4 टाइम्स के कैप, सही है। और बी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है माइनस का 2 i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है। और आगे बोलते हैं एंड सी वेक्टर इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। वेयर मॉड सी वेक्टर इज इक्वल टू 5√6, ठीक है। फाइंड सी वेक्टर, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। हाँ भाई आप में से कितने लोगों को इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पिछली बार का आंसर याद है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसी को याद है? अपन ने कॉपी में करा था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। नहीं ऐसे आप जवाब मत दो भीड़ का, ऐसा नहीं। आप जैसे जो जिसको पता है वो हाथ खड़ा कर दे।
हाँ, तो अपन के उसमें से किसी को चुन लेंगे कि भाई इसको याद है तो अपन चुन लेते हैं ना, तो यहीं से पता चलता है ना। नया क्वेश्चन तो दूर की बात है, थ्योरी अगर याद रह जाए यही कितनी बड़ी बात है, नया क्वेश्चन तो क्या याद रहेगा आपको, है ना। इसलिए देखा हुआ क्वेश्चन है, शीट का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करा दिया जाता है। ये सब फोकट के धंधे हैं, फोकट की बातें बोलने वाला है, सिर्फ ऐसे बोल के चले जाते हैं। आप अपनी तरफ से ध्यान दो। लोग देखी हुई थ्योरी तक याद नहीं रख पाते, देखी हुई थ्योरी तक याद नहीं रख पाते। अगर ऐसा होता तो आपके फिजिक्स में आउट ऑफ आउट मार्क्स आ रहे होते, क्योंकि करना क्या है, फार्मूला अप्लाई करा, आंसर आ गया। केमिस्ट्री के अंदर तो और भी आसान होता है, सही है ना। तो कहने की बात है ये सिर्फ है ना, इसीलिए हाँ किसी को, हाँ क्या कौन बताने वाला था अपने बीच में, अभी तक तो सिर्फ 3 जने, वही 3-4 जने वही मैट्रिक्स में निकालेंगे, वही वेक्टर में निकालेंगे। हाँ बोलो ना तुम। हाँ रूट 90 बाई, नहीं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला पूछ रहा हूं मैं तो, किसी को याद है? हाँ तुम बोलो ना। ओ तेरी, एक सेकेंड रुक, ऐसे कॉपी में लिख दे, मैं देख लूंगा ना, मेरे को सुनाई भी नहीं देगा नहीं तो। हाँ बीच में किसी को पता है? हाँ बताओ तुम। नहीं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर घुमा देना, नहीं एंगल बाइसेक्टर इंटरनल। आप इन सेंटर का फार्मूला बता रहे हो आप मेरे को, इन सेंटर बता रहे हो आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, वो इंटरनल, वो तो क्या कहते हैं इन सेंटर का वैल्यू बता रहे हो आप, वेक्टर वैल्यू। हाँ बोलो ना। लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, ए वेक्टर और बी वेक्टर का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना, ये पूरी कहानी किधर जाएगी। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं अपन, है ना भाई, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू में कितना, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। श्योर है भाई, ए कैप प्लस बी कैप। अच्छा ये कह रहा है कि सी वेक्टर इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर इसके बराबर हो गया, हाँ या ना। अब आप में से कोई भी मेरे को बता दे, सी वेक्टर इज इक्वल में लैम्डा का क्या करना है, इस लैम्डा का क्या करना है। जब तक नहीं पता तो रखना है, अरे जब तक पता ही नहीं है मुझे तो मेरे को क्या करना है, रखना ही पड़ेगा। तो मैं ये तो लैम्डा लिख दूं। अब रही बात ए कैप कहां से लाऊं, कितने लोगों को ए कैप बनाना आता है कि सर मैं देख के बता दूंगा, आप तो ए वेक्टर दिखा दो। हाँ बता ना बेटा क्या लिखूं मैं। हाँ ए कैप की जगह क्या क्या लिखता हूँ, ये बोल रहा है, एक से सुनते जाना। हाँ 7 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप, बिल्कुल टाइम खराब नहीं किया, बढ़िया। अंडररूट में 49 प्लस 32 81 लगा दो भाई, याद आ गया, ये ए कैप तैयार है, सही है भाई। अच्छा अब मैं आता हूँ बी कैप के लिए, प्लस में बी कैप मैं बना दूं माइनस का 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का कितना 2 के कैप अपॉन में अंडररूट 3 सिंपल 3, सही है। उम्मीद है आपको पता होगा ये 9 बन गया, पक्की बात है। एलसीएम कैल्शियम कितना आया 9 आते ही मैं इसका लैम्डा बाई 9 बाहर कर रहा हूं, तब तक एलसीएम अपना काम करता रहेगा। 7 आई कैप प्लस में 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप प्लस में और 9 की मल्टीप्लाई होते ही यहाँ पे हो गया माइनस का 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप, बराबर है ना भाई यहाँ तक तो। अच्छा फाइनली अगर देखा जाए तो 7 आई कैप माइनस 6 आई कैप कितना रह गया साहब आई कैप। अच्छा 4 जे कैप माइनस 3 के कैप जे कैप बराबर, और ये मिला करके हो गया प्लस का 2 के कैप, और यहाँ पे कितना हो गया साहब लैम्डा बाई 9। ये कौन है हमारा सी वेक्टर। अच्छा ये मेरे पास सी वेक्टर है, आगे इसने क्वेश्चन के अंदर अभी लैम्डा नहीं आया, जब तक मैं सी वेक्टर पे कुछ नहीं कमेंट कर सकता। या तो लैम्डा निकल जाए, तो लैम्डा निकालने के लिए इसने क्वेश्चन में मेरे को कोई और हिंट दिया है, क्या दे रखा है मॉड सी कैसे निकालते हैं, अंडररूट में सारे कंपोनेंट का स्क्वायर का सम, सही है ना भाई। तो एक सेकंड तब तक एक बहुत ध्यान से समझना, ये कई बच्चे लास्ट तक नहीं समझ पाते, कोशिश करना ये बात अभी डाइजेस्ट हो जाए। मॉड सी करते ही सर जब आप आई कैप जे कैप के कैप करोगे इसका क्या होगा, ये पहले बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ढंग से देखो तो आई कैप का कोफिशिएंट लैम्डा बाई 9 है, तो आपको पता है आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर याद है ना, उसी प्रकार जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, उसी प्रकार के कैप के और ये सबसे मल्टीप्लाइड है तो ये सबके स्क्वायर में शामिल है, तो ये लैम्डा स्क्वायर अपॉन 81 ये पहले बाहर आ जाएगा। तो मैं एक तरह इसलिए लोग पहले बाहर निकाल लेते हैं, अंडररूट में क्या पकड़ते हैं, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर नहीं आया,
इसके हिसाब से 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस में किसका 2 का स्क्वायर। उम्मीद है 5 आ गए। तो फाइनली मेरे पास आ गया 5 लैम्डा 6 सॉरी हाँ भाई लैम्डा डिवाइड बाय 9 रूट 6 सही है भाई। ये मेरा आंसर है। सरकारी आंसर कितना है 5 रूट 6 उड़ा दूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 45 श्योर है। और लैम्डा की वैल्यू 45 आते सी वेक्टर प्रॉपरली आ गया। क्या आपको समझ में आया। सी वेक्टर इज इक्वल टू में 45 बाई 9 बोले तो 5 तो राइट नाउ इट इज 5 आई कैप 5 जे कैप प्लस 10 के कैप सही है भाई। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पैरेललोपाइड पैरेललोपाइड है ना पैरेललोपाइड। अब ये पैरेललोपाइड क्या चीज़ है ठीक है। ये मेरे घर पे ही रह गया कल लेके आऊँगा मैं भूल गया आज लाना ठीक है। मैं लाता तो आप में से कई लोग आइडिया लगा लेते। बाकी यो समझ लो कि आप में से कई लोगों ने अपने घरों में बुक्स वगैरह जो मोटी बुक्स होती हैं ओपी अग्रवाल ओपी टंडन सॉरी देखा है ना मोटी है ना वो ओपी टंडन टाइप की बुक्स देखी होंगी ना। हाँ पुरानी वाली आर.डी. शर्मा और नहीं तो उससे पुरानी वाली एम.एल. खन्ना जो मोटी सी आती थी है ना। हाँ या फिर कोई भी मोटी किताब को अगर आपने सेल्फ में ऐसे सीधे देखा हो तो आपको पता होगा थोड़ी दिनों के बाद वो हल्की सी झुक जाती है। उसकी शेप जो होती है ना वो क्यूबिकल नहीं रहती। याद है आपको क्योंकि वो हल्की झुक गई तो एक साइड से पन्ने टेढ़े हो गए नहीं है। या फिर अपने में से कई बच्चे होते हैं ना शैतान वाले आपने देखा होगा जिनके प्लेट में पनीर आ जाता है ऐसा पनीर का क्यूब आ जाता है ठीक है ना। और खाली बैठे बैठे वो क्या करते हैं ना ऐसे वो कांटा उठाते हैं फोक होता है ना खाने वाला वो पनीर को हल्का हल्का कभी इधर से दबाया कभी इधर से दबाया देखा होगा आपने कई बच्चों को। तो वो कई बार जब पनीर की जो टेढ़ी शेप होती है ना जो क्यूबॉइड से बिगड़ करके कुछ अजीब सी हो जाती है सिर्फ शैतान बच्चा ही समझ सकता है अपनी बात को। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने कभी ये खाली बैठे बैठे किया है उसको पता है अपने खाना तो है नहीं ठीक है ना। तो बैठे बैठे वो अपने जलवे दिखा रहा होता है। देखा ना कई बार आपने मैंने देखा कई बार शादियों के अंदर है ना कई बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो जैसे लेते तो वो डिस्पोजेबल ग्लास में तो इंसान की तरह पिए तो पी सकता है लेकिन उसको पसंद नहीं आता ऐसे चोंच बनाता है पहले तो उसकी है ना ऐसे चोंच बना के ऐसे और फिर पी रहा होता है। मैं देख के रहा हूँ ये सीधा पी लेते यार तो पीना तो लेकिन उसको पीना है ही नहीं ना उसको तो अपने दिमाग को डेवलप करना है। ऐसे पिए तो कैसा आएगा नहीं आया नहीं आया ऐसा होता है ना कई बार कई बच्चों को। तो मैं कई बार ऐसे देखता हूँ तो अब ये पैरेललोपाइड भी एक ऐसी तरह की एक अजीब सी स्ट्रक्चर है यूं समझ लो। ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम से बन गया है सही है। जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा क्यूबॉइड जो होता है वो एक्चुअल में रेक्टेंगल से बनता है याद है आपको। वैसे ही पैरेललोपाइड जो होगा ना वो अपने आप में पैरेललोग्राम से बनेगा। तो जैसे ही आप पैरेललोग्राम से ऐसे मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर आई हल्की सी टेढ़ी
जैसे इसे बोलते हैं ना, इधर से किसी ने शियर स्ट्रेस मार दिया हो, नहीं आया समझ में? आई बात समझ में? हाँ, तो जब अब बच्चा है ना, वो पनीर को या छेड़ रहा होता है ना, तो माँ बाप टोक रहे होते हैं या गुस्सा कर रहे होते हैं, उससे बढ़िया उसको समझा दे, देख बेटा तो तू इसे दबाता है ना, यूं इधर से तो शियर स्ट्रेस लगती है, ठीक है? फिर वो बच्चा नहीं छेड़ेगा, तो ले बापड़ा यहाँ पे भी चालू हो गया, ठीक है? शियर स्ट्रेस, ठीक है? क्लास में तो गोली खा के आता हूँ, शियर स्ट्रेस, ठीक है? ये यहाँ पे भी चालू है, शियर स्ट्रेस लग रही है, ठीक है? तो एनीवे, तो ये हल्का सा जो ऐसे टिल्ट वाली स्ट्रक्चर बनेगी ना, ये शियर स्ट्रेस लगने के बाद में राइट नाउ इट इज द पैरेललोपाइप, ठीक है? तो पैरेललोपाइप इट इज अ डिफॉर्म्ड शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की बिगड़ी हुई शेप है, पैरेललोग्राम से बनी है, ठीक है ना? इवन अब ये तो कोई भी समझदार बच्चा समझ गया कि ये वाला एंगल अब 90 नहीं रहा, इवन कोई भी 90 नहीं रहता, कई बार तो ये हालत हो जाती है, ऐसे ना अजीब सा शेप हो जाता है इसका, डायमंड जैसा, नहीं आया समझ में? अरे ये इवन ये ऐसा नहीं है, हो सकता है ये 90 भी रह जाए, हो सकता है ना भी रहे, नहीं समझ में आया? अगर बाय द वे क्यूबॉइड होता और मेरे पास में ऐसा कोई सक्शन पंप होता, मैं इधर से और उधर से खींच देता तो नहीं आया समझ में? ऐसे खींचता तो क्या होता? तो आपको पता चलता अजीब सा शेप हो गया, उधर का एंगल भी 90 से कम हो गया, इधर भी 90 से कम हो गया, सब तरफ से 90 से कम हो गया, नहीं आया समझ में? इसलिए मैं कह रहा हूं वो अजीब सा दिखता ना, तो भी डायमंड जैसा दिखता। आपने जिन्होंने कार्टून बहुत अच्छे से देखे ना, उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं, हालांकि मैं आयरन मैन होता तो शायद समझा देता, क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं करना था, ऐसे करा टी 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 है ना, हेलो जारविस सो देम, ठीक है? नहीं है, हाँ ये जारविस एक्चुअल में शायद किसी का नाम होगा, ठीक है? आपने पता किया जारविस कौन आ गया? नहीं, आपने कभी गूगल नहीं करा? अरे ये तो करके देखा करो कम से कम, कुछ खुरापाती लोग यही तो करते हैं, ये जारविस कौन है यार, ठीक है? हाँ, नहीं याद है आयरन मैन के अंदर कितनी बार तो जारविस 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 जारविस, बेचारा वो तो बीवी से ज्यादा जारविस को याद करता है वो, ठीक है? ठीक है, अच्छा तो अगर ये, तो आपने से किसी ने कभी गूगल करके देखना जारविस क्या है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकलेगा, एनीवे कर लेना। अभी तो ये आपको पैरेललोपाइप समझ में आ गया? अच्छा, अब ये पैरेललोपाइप है ना, हमारे लिए अभी से पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी मैं बताता हूँ। पैरेललोपाइप का वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। अभी पैरेललोपाइप के जस्ट बाद में मैं चालू करूंगा पिरामिड, ठीक है, जिसको टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे, ठीक है ना भाई, टेट्राहेड्रॉन, उसका भी वेक्टर से कोई लेना देना नहीं होगा, फिर भी वी विल स्टडी इट लाइक एनीथिंग। गजब पढ़ेंगे इसको एकदम गहराई में जाकर के। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये हमारे लिए है ना एक तरह से जिसे कहते हैं ना एक प्रोजेक्ट है। अगर हम लोग इस नकली प्रोजेक्ट पे सक्सेसफुली काम कर जाएं तो हम लोग असलियत में सही ढंग से क्वेश्चन को सोच समझ सकते हैं। नहीं आया समझ में? जैसे आर्मी में क्या होता होगा, आर्मी के अंदर सुबह सुबह क्या करते होंगे, ऐसे तो बैठा ही रखते हो, चलो बैर को बैठे रहो, जब आएगा टाइम तो बुला लेंगे, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। रोज एक ना एक नकली झगड़ा क्रिएट करते हैं। आपने सुना है ऑपरेशन थंडर, ऐसे अजीब अजीब से नाम कभी न्यूज के अंदर कि इन दिनों थार के अंदर ऑपरेशन थंडर चल रहा है, जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि अगर वाकई में अगर कहीं कल को कभी वॉर हो जाए तो इधर और उधर के बीच में आर्म्स एंड एम्युनिशन में हमने उम्मीद करी कि 28 किलोमीटर पे सही गोला गिरेगा, पता चला दूसरे गांव में जाके गिरा, या इसकी बैरल यहीं फट गई, कहीं गया ही नहीं, गोला यहीं रह गया और साथ में 6 आदमी और ले गया। नहीं है, ऐसा करते रहे ना बैठे बैठे प्रैक्टिस। इट इज सिंपली लाइक दिस वन। हम लोग इसको एक प्रोजेक्ट की तरह से डील करेंगे। ये दो हम लोग बिल्कुल जी जान लगा करके पकड़ लेंगे। अगर हमने इसको ढंग से पकड़ लिया फिर आप समझ लीजिए वेक्टर के अंदर बहुत मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी हमारी नजर से नहीं बच पाएगा। आपको समझ में आई बात? नहीं है तो इसलिए अपन क्या है ना शुरू में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख डालते हैं ताकि हम लोग इसमें कोई ऐसी क्रिटिकल बात बाद में एकदम ना पता चले और ये तो पता ही नहीं थी। ठीक है, फटाफट लिख लीजिएगा। फोटो बना ली है ना, फटाफट से एक सुंदर सी इसकी तस्वीर बना दो। बना लिया? अब देखो इंपॉर्टेंट बात है ना भाई, इसके इस माने से भरना सीखते हैं अपन। क्या अपन इसको भी भर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं भर सकते? हमने ट्रायंगल को भर सकते हैं, ओरिजिन मानने के बाद हम ट्रायंगल भर सकते हैं, पैरेललोग्राम भर सकते हैं। अब दो पैरेललोग्राम भरने में क्या बुराई है? लेट से ये वाला पॉइंटेज हो। क्यों सर ये क्यों हो? इसलिए हो क्योंकि कहीं तो वो रखना ही ना, तेरी मर्जी है जहां रख ले। लेकिन अगर भाई कहते नहीं ये तो पीछे वाले पॉइंट को रखा ना तेरे लिए आसानी हो जाएगी। नहीं यही बात समझ में?
इवन मैं तो कहता हूं कि स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं और बदल लूं तो और मजा आएगा। फिर भी अभी आपने ये बना लिया इसलिए मैं इसको टच नहीं मार रहा। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पर है, हाँ या ना? इसको अपन ए वेक्टर नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, ओ ए, सही है। अच्छा ये वाली लाइन हमारे लिए वाई एक्सिस पे, इसका नाम दे देते हैं बी, ओ बी, नहीं है, इसका नाम दे देते हैं ओ सी। पहले आप ओ ए ओ बी ओ सी देख लो अच्छे से। अरे ओ ए ओ बी ए सी देख लिया आपने या नहीं देखा? नहीं आया समझ में, है ना? अब ओ ए का मतलब इट इज ए वेक्टर नाम, ओ बी का मतलब इट इज बी वेक्टर नाम, इसका नाम सी वेक्टर। यहां तक समझ में आ गया? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अच्छा जैसे ही ये समझ में आया, अब धीरे धीरे समझना। ये नीचे नीचे देख रहे हैं ओ ए, ये वाला, ठीक है, इसका नाम नहीं पढ़ा तो इसको डी नाम दे रहा हूं। नहीं आया समझ में? अरे ये बात समझ में आई? इसका नाम मैं रख देता हूं डी, श्योर? अगर मैंने इसका डी नाम रख दिया तो ओ बी डी ए, इट इज ए पैरेललोग्राम, सही है भाई? अच्छा ये जो है इसका नाम ए वेक्टर, इसका नाम बी वेक्टर, और अगर मैं ओ को डी से मिलाऊं अंदर ही अंदर में, चुपचाप देखिएगा बस ये बात, तो ये अपने आप एक ये डायगोनल बन गया, और डायगोनल इज अ वेक्टर सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। याद आया आपको? तो आप में से कोई बुरा नहीं मानेगा इसे अगर मैं ए वेक्टर प्लस, ऐसे आपको भरना आना चाहिए। अभी देखो धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, ठीक है? ये अपने आप में ओ सी, ये अपने आप में ओ बी, क्या ये डायगोनल बनने को तैयार है? ये एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा है आपको? तो इस पॉइंट को नाम देते हैं ई, दे दूं? ए बी सी डी ई हो गया, और इसकी वेक्टर वैल्यू ले लेता हूं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आगे बात समझ में? अब एक और पैरेललोग्राम पीछे का देखो, एक तो नीचे का, एक इस साइड का, और एक ऊपर की साइड का। ना ऊपर की साइड का नहीं, पीछे की साइड का। तो पीछे के पर्दे का देखा जाए तो ये ओ ए वेक्टर, ये ओ सी वेक्टर, और एक डायगोनल अंदर ही अंदर जा रहा है ना? दैट इज व्हाट ई एफ ले लूं। एफ इज व्हाट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बराबर है ना भाई? अब अपने को इसको भी भरना आ गया, गुड है, बढ़िया जा रहे हैं अपन। अब अपने को लास्ट पॉइंट पे आना है, दैट इज जी, सही है? आप सोचना पड़ेगा कैसे लाएंगे सर, सही है? देखते हैं कितना मुश्किल है, देख लेते हैं अभी। किसको पकड़ूं, इस पे कैसे आऊं? देखो जरा ऐसे आता हूं, देख रहे हैं आप? ये लाइन देखी आपने? इस डायगोनल का गया, इसका नाम था ए प्लस बी, इस डायगोनल का क्या नाम था? ए प्लस बी। अच्छा एक मिनट, और मैं यू जा रहा हूं, रुको रुको, कैसे जा रहा हूं? यू देख लिया ना आपने? ये देख लेना भाई, आखिरी से आखिरी आदमी, ये यू जा रहा हूं, मैं जा यू रहा हूं, लेकिन ये वाले को फील आ रही है जैसे मेरे गुदगुदी हो रही है। नहीं आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? ये फील आई आपको? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो इसने कहा मेरा वाला सी वेक्टर ले ले तू, तो मैं सी वेक्टर हूं, तू भी सी वेक्टर बन जा। तो राइट नाउ इट इज ए प्लस बी प्लस सी, और ये जैसे इधर आएगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन लग जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो राइट नाउ इट इज ए प्लस बी प्लस सी। आया कि नहीं आया बात समझ में? हाँ, तो ये सारा मेंटल गेम है। अभी भी नहीं आया? हम लोग इतनी बार कोशिश कर करके आगे चलेंगे ना कि आप में से कई लोगों को आने लग जाएगा। फिर भी एक बार के लिए दोबारा मेरे को बता दो, ये ए प्लस बी प्लस सी समझा दो, बाकी मैं समझ जाऊंगा। कितने लोगों को ए प्लस बी प्लस सी आया? कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ ना, बता देगा? हाँ एक मिनट, ये बता कैसे कैसे करा? डी वेक्टर, हाँ डी वेक्टर का मान ए प्लस बी वेक्टर, ये सी वेक्टर तो ये वाला था ना, इसको पैरेलली शिफ्ट करा दिया। अच्छा ये भी सी बन गया। अब ये ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल का नाम बोल सकते हैं? ओ डी जी, ओ डी जी अगर कोई ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको? ओ डी जी ट्रायंगल में ये वाली लाइन ए प्लस बी और वो वाली लाइन सी, तो ये वाली लाइन ठीक है साहब। हाँ जी साहब, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप कनेक्टेड रहें। हाँ भाई रेडी? डायग्राम के अंदर भरना ही था, मेरे हिसाब से आपने भर लिया होगा। आगे बढ़िए। लिख लिया? लिखेगा? क्या कर रहे हो आप लोग? ये विश्राम कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे, काम करो। लिखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ प्रिज्म, इट इज अ प्रिज्म हुज बेस इज पैरेललोग्राम, इट इज अ प्रिज्म हुज बेस इज अ पैरेललोग्राम।
याद है आपको, मैंने अभी एक आपको कार्टून जैसा एक बताया था कुछ, मैंने कहा था दोनों तरफ सक्शन पंप लगा दें, नहीं है, और खींच दे तो ऐसा डायमंड जैसा बन जाएगा। डायमंड अपने आप में दो प्रिज्म तो हैं जोड़ने पे, नहीं सोचा? दो प्रिज्म तो हैं, पीछे से जोड़ दिए बैक एंड पे, सोचो सही। अपन क्या सोचते हैं, अपन डायमंड सोचते हैं मल्टी शेप्ड, क्यों? 4 शेप का डायमंड नहीं हो सकता, 4 साइड का, हाँ या ना? ऐसा हो सकता है बकायदा, है ना? अभी ज्यादा दिमाग मत लो आप, फिर ज्यादा गहराई में खो जाओगे। इट इज अ प्रिज्म हुज बेस इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पॉइंट ले लिया, सेकंड पॉइंट में लिखेगा इट हैज 6 फेसेस, इट हैज 6 फेसेस, all are parallelogram, it has 6 faces, all are parallelogram। point number 3 पे आ जाओ, it has 4 diagonals, it has 4 diagonals। point number 3, it has 4 diagonals। हाँ भाई, जिन लोगों ने ये बात लिख ली, it has 4 diagonals, बड़े ध्यान से समझना। डायगोनल के नाम बता रहा हूं मैं, पहला नाम है ओजी, ओजी वेक्टर देख लिया आपने? अच्छा, अगला डायगोनल मैं बोलता हूँ, सुनना, आप तो सिर्फ हाँ ना का जवाब देना, क्योंकि आपके इस बात सुनाई नहीं देती मेरे को। अगले का नाम है सीडी, सीडी वेक्टर, सोच लेना। अगले डायगोनल का नाम सीडी, अगले का नाम हो जाएगा बीएफ, सोच लिया आपने? बीएफ वेक्टर। और तब तक आप अगला सोच चुके होंगे, क्या नाम है? एई, एई, बिल्कुल सही बोले, एई वेक्टर, एकदम सही जवाब है, जबरदस्त, सही ना भाई? ये अपना मेन डायगोनल कहलाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये क्या कहलाता है? मेन डायगोनल, ठीक है ना? एनीवे आगे बढ़िए, ठीक है? इन्हें कुछ लोग बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना? मेन डायगोनल या बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल मतलब जो आर पार निकल जाए, ठीक है ना भाई? अच्छा, अगले पॉइंट पे आ रहे थे, अपना अगला पॉइंट नंबर 4 पे लिखिएगा, इट हैज 12 फेस डायगोनल्स, इट हैज 12 फेस डायगोनल्स, इट हैज 12 फेस डायगोनल्स, ठीक है? इसके 12 फेस डायगोनल है। रुको जरा तब तक समझा दूं। हालांकि ये रूम बहुत बड़ा है इमेजिनेशन के लिए, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग इमेजिन कर सकते हैं, है ना? क्यूबॉइड है, अभी राइट नाउ तो एक क्यूबॉइड है, हाँ या ना? ये दीवार 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के 6 फेस हो गए, 6 फेस हो गए, है ना? अपन एक प्लम्बर को बुलाया और कहा कि भाई तू ऊपर ड्रिल कर दे, वहाँ पे कॉर्नर पे, उस दीवार के उस कॉर्नर पे ड्रिल कर दे, और एक यहाँ ड्रिल कर दे, ठीक है? और एक पाइप लगा दे आड़ा, जैसे ऐसे आड़ा पाइप लगाएगा तो दैट विल बी नोन एज डायगोनल। तो ये एक फेस डायगोनल हुआ, फेस पे हुआ ना, फेस डायगोनल। एक अपन ऊपर से नीचे लगा सकते थे, तो एक दीवार पे कितने लगे? 2 डायगोनल एक दीवार पे, टोटल 6 दीवारें, 12, इसलिए 12 फेस डायगोनल, ठीक है ना? फेस डायगोनल, ठीक है? नाम वाम अपन नहीं बोलेंगे किसी का भी, ठीक है? यूजलेस है क्योंकि। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ, इट हैज 6 पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस, इट हैज 6 पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, ठीक है भाई? इट हैज 6 पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस, लिख लिया आपने? इट हैज 6 पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस। अपोजिट एज का मतलब समझा देता हूं, जैसे ये CF देख लिया हमने, CF, और उसके सामने BD, इट इज नोन एज अपोजिट एज। नहीं समझ में आया? अब जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये वाली ऊपर का कॉर्नर और उधर से नीचे का, ये वाली लाइन, इधर अगर अपन एक पाइप लगा दें बिल्कुल दीवार के नीचे नीचे, ठीक है? और एक ऊपर पाइप लगा दें, तो ये अपोजिट एज कहलाएगी। आप बता सकते हैं दूसरी कहाँ होगी? एक ऊपर एक नीचे, तो 2 तो ये हो गए, माने कितने हो गए? 2 पेयर, 2 पेयर हो गए। अब एक पीछे और सामने, एक ऊपर और नीचे, कितने हो गए? 4, तो ये तो 6 बता रहे ना। अब कौन सा बच गया? एक सेकंड, कौन सा बच गया भाई? ये हो गया, ये हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। अच्छा, एक ऊपर का बच गया, एक का ऊपर का और नीचे का, टोटल 6 हो गई क्या? 6 पेयर से ज्यादा बता रहे यार, 6 बता रहे हैं ना ये, 4 ही हुए आई थिंक, 6 हो गए क्या? आपको 6 दिख रहे हैं क्या? 1 2 2 तो ये हो गए, 3 और 4। अब किधर जाना है मेरे को? और कौन सा वाला? ऊपर ऊपर का। अच्छा, ये वाला और ये वाला और ये वाला और एग्जैक्टली 6, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी साहब, अपोजिट एजेस। अच्छा, ये अपोजिट एजेस इसलिए अपन बात करते हैं ना, क्योंकि हम लोग कोड वर्ड में बोलते हैं कि ना, द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एजेस, द मिड पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन के अंदर अचानक बोल देंगे मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एजेस, सामने वाला अक्का बक्का जिसने सुना ही नहीं है,
ठीक है, और जिसने सुन रखा है वो समझ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट माने तो इसकी और इसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं आया समझ में? अब कई बच्चे तुरंत समझ जाएंगे कि अगर आपने मिड पॉइंट बोला तो सर ये वाला तो a प्लस बी था और ये वाला b था, तो अपन सर ये वाला पॉइंट अगर आपने बोला तो अपन ले लेते हैं a वेक्टर प्लस सॉरी b वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई 2। आराम से सोचना आप तो। इसका मतलब ये कि कई बच्चे समझ जाएंगे a वेक्टर डिवाइड बाई 2 प्लस b। सोच लिया आपने? तो मतलब ये वाला पॉइंट और इधर से मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट बोलें जरा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बोल दूं चलेगा, a वेक्टर डिवाइड बाई 2 प्लस c वेक्टर। सोच लिया आपने भाई? हाँ भाई, अच्छा ठीक है ना भाई, आपने बस सिर्फ सुना है। अभी आगे चलते हैं, लिखिएगा फटाफट से। 4 डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोपाइड, पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा। 4 डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोपाइड आर 4 डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोपाइड आर concurrent at the center of 4 diagonals of the parallelopiped are concurrent at the center of parallelopiped. 4 diagonals of parallelopiped are concurrent at the center of parallelopiped. ठीक है, at the center of parallelopiped. It is known as centroid. It is known as centroid. It bisect every diagonal. It bisect every diagonal. ठीक है भाई, it bisect every diagonal. उम्मीद है आपने से कई जना कोई मेरे को बताएगा कि इसमें एक तो डायगोनल बताओ, कोई है क्या अभी बना हुआ इसमें? कोई डायगोनल है? OG है ना। अब OG का जो भी मिड पॉइंट होगा ना वो सेंट्रॉइड हो गया। नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन C को D से मिलाएंगे तो ये दोनों आकर के जहां मिलेंगे उस जगह का नाम सेंट्रॉइड है। इस सेंट्रॉइड को फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं G वेक्टर नाम दे दूं तो G वेक्टर जो है वो पूरी लाइन को 1:1 में इधर 1:1 में इधर काट रहा है। तो उम्मीद है आप में से कोई भी बता सकता है अगर ये 1:1 में काट रहा है तो G तो नाम देना गलत हो गया क्योंकि G वे अपन ने यूज कर लिया। अपन इसको P वेक्टर नाम दे दें। ले लें भाई, P वेक्टर नाम लेते ही आपको पता चलेगा P वेक्टर की वेक्टर वैल्यू क्या निकली सा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाई 2, क्योंकि उधर तो 0 है। अब जरा देखो क्या यहां से भी इधर से भी A प्लस B प्लस C बाई 2 निकली कि नहीं निकली? A प्लस B प्लस C बाई 2 निकली कि नहीं निकली? हाँ, अब यहां से ये बात समझिएगा, किसी को कैसे पता चला होगा कि ये कॉन्करेंट है? कॉन्करेंट होने की निशानी भी यही होती है। इससे वेक्टर वैल्यू निकाली किसी पॉइंट की, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आई, इससे निकाली किसी पॉइंट की a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आई, हमने समझ लिया कॉन्करेंट है। आया समझ में? इसका मतलब ये कि प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉन्करेंट। मान लो किसी ने कहा कि ये पॉइंट कॉन्करेंट है। लेट्स से किसी ने कहा कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है ना? ये प्रूव कीजिए कि किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस एक ही जगह पे मिलती हैं। तो एक ही जगह पे मिलती हैं तो अपने को पता है दैट पॉइंट इज G, वो हमारे को पता है अंदर से। सही है, तो मैं खटखट कैसे करूंगा ना इस क्वेश्चन को? अगर मान ले मेरे को डील भी करना पड़ जाए तो मेरे लिए बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी। मैं इसको A वेक्टर नाम दूंगा, इसको B वेक्टर नाम दूंगा, इसको C वेक्टर नाम दूंगा। पहली मीडियन को दुनिया में लाऊंगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाई 2। कह दिया? हाँ या ना? अच्छा, और दूसरी वाली मीडियन को दुनिया में लाऊंगा, सही है, इस वाले का नाम लग दूंगा A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाई 2। सही है भाई? एंड राइट नाउ आई नो कि द पॉइंट वेयर दे ऑल मीट इज डिवाइडिंग द लाइन ऑफ द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो मैं इस पॉइंट को G वेक्टर को शो करूंगा 2:1 में, और मैं दो अलग अलग जगहों से सेम वेक्टर वैल्यू लेके आऊंगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो मैं गा दूंगा कॉन्करेंट है। नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये कि G वेक्टर को मैं कैसे शो करूंगा, G पॉइंट को मैं कैसे शो करूंगा? मैं इसको बोलूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, बोले तो A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाई 2 इंटू 2। सोच लिया आपने? अच्छा, प्लस B वेक्टर डिवाइड बाई नीचे कितना 2 प्लस 1। इसका मतलब मेरे लिए फाइनली आंसर आ गया कितना? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाई 3। यहां तक तो बात समझ में आई? ये मैंने किससे निकाला? इस तरह से। अब ये भी अगर यही आया तो मैं कह दूंगा भाई कॉन्करेंट थी। क्या आप ये बात समझे? और मेरा नाम ख्याल आप में कोई भी समझदार व्यक्ति जानता है कि ऊपर वाला 2 था, 2 से मल्टीप्लाइड होते ही ये कितना रह गया? B प्लस C। सोच लिया आपने? 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस B प्लस C और 1 मल्टीप्लाइड बाई A, तो इट इज प्लस का A और डिवाइड बाई नीचे कितना 3। क्या ये दोनों सेम आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये कि मीडियंस आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट G विच इज डिवाइडिंग द लाइन ऑफ द मीडियन इन द रेशियो 2:1 ऑलवेज। नहीं आया? कॉन्करेंट होना है वेक्टर में कैसे प्रूव करते हैं मैंने ये बताने की कोशिश करी है। ठीक है,
हालांकि बात मैंने कहा था ना, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम हर तरह की बात छेड़ेंगे, हम कहीं भी घूम जाएंगे। ये तो अब क्या 360 डिग्री रिवॉल्विंग चेयर है, ये तो किधर भी घुमाएगी अभी, ठीक है। एनीवे, जिन लोगों ने ये बात सुन ली समझ ली वो अगले पॉइंट पे आ दो, पॉइंट नंबर 7, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं तो एक बात पूछना ही भूल गया आपसे, क्या ये पी वेक्टर की वेक्टर वैल्यू क्या आई थी? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस पूरी कहानी को कैसे करता है? बाइसेक्ट, 1:1 में बाइसेक्ट, नहीं याद आया? तो p की वेक्टर वैल्यू आई है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा, एक सेकंड, कहीं किसी का दिमाग अगर चलता है बढ़िया तो मेरे को जरा समझाना, ठीक है। आपने अभी भी एक इंटरेस्टिंग चीज निकाली थी, आपको याद है? ये वाले पॉइंट की वेक्टर वैल्यू, इसकी वेक्टर वैल्यू ये निकली थी, पढ़ सकते हैं ना आप दूर से भी इसको? क्या निकला था? a/2 प्लस बी, a/2 प्लस बी, और इस वाले की क्या वेक्टर वैल्यू निकली थी? a/2 प्लस सी। अपन एक काम करते हैं ना, इन दोनों को मिला लेते हैं, मिला लूं, ठीक है। आप इसका मिड पॉइंट बता सकते हैं? इसका मिड पॉइंट क्या होगा? क्या कितना एक मिनट, a/2 प्लस बी वेक्टर प्लस a/2 प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2। कहीं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 तो नहीं आ गया? इसका मतलब ये कि अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को सेंट्रॉइड 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। नहीं है समझ में? हाँ, अभी भी नहीं है? कहानी पकड़ में आ रही है ना आपको कैसे चल रही है ना? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप लिख लो इस बात को। लिखना क्या है मैं लिखवा रहा हूँ। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ each pair of opposite edge, the line joining the midpoint of each pair of opposite edge, each pair of opposite edges are also concurrent. The line joining the midpoint of each pair of opposite edges are also concurrent, ठीक है, are also concurrent and concurrent at the center of the parallelepiped, and concurrent at the center of the parallelepiped, at the center of parallelepiped, है ना भाई। अब इसके बाद में अब अपन हरकत पे आ जाते हैं और लिख देते हैं क्या? पॉइंट नंबर 8, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ पैरेलल, ठीक है, पैरेललोपाइड, सेंट्रॉइड ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है, दैट इज पी वेक्टर, लिख लो भाई। एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2, यही तो बताया था आपने, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2, नहीं है? ठीक है। अच्छा बाजू में ये तो ए लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, ठीक है। अपोजिट एजेस, आपको इतना गंदा करने की जरूरत नहीं है, मैंने कर लिया, आप तो सिर्फ आगे लिखना। अपोजिट एजेस, अपने अपोजिट एजेस का नाम बताएगा कोई बच्चा? अपोजिट एजेस का नाम जिनको अपन ने छेड़ा, एक का नाम तो बीडी और एक का नाम सीएफ, बीडी एंड सीएफ, लिख दो भाई, बीडी एंड सीएफ। बीडी का मिड पॉइंट, हाँ भाई, अब बीडी का मिड पॉइंट क्या है भाई? अपने बीच में किसी बच्चे का नाम बीडी रख रखा है क्या? अच्छा, अरे मेरे साथ पता है क्या हुआ, बताऊंगा मैं आपको, है ना। मैं एक बार बैंक में गया है, तो वहाँ कैशियर नहीं था, तो पास में ना वैसे लेडी बैठी हुई थी, ठीक है। अच्छा, सीएफ की बात करते हैं, इसके ऊपर ये अपना वाला पॉइंट क्या था? a/2 प्लस सी वेक्टर, यही हुआ, और नीचे वाले पॉइंट का नाम क्या हुआ? a/2 प्लस बी वेक्टर, श्योर है भाई? अच्छा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी पी वेक्टर, एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू में आप लिख लेना a/2 प्लस सी वेक्टर प्लस में a/2 प्लस में बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, सही है। इट इंप्लाइज दैट a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2, ये लिख लेना बस, आप तो डायग्राम बनाना, काम चलाना। हाँ भाई, दुर्गति कर दी बेचारे की। हाँ जी साहब, लिख लिया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट इज
लिखिए फटाफट से वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ भाई, आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि ये जो लाइन वगैरह है ये 3D में होती है, ये 3D में होती है, 3D में। अभी हमारे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी चालू नहीं हुआ है और वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग बात वाले वेक्टर की करेंगे, लेकिन इसमें 3/4 3D आ चुका होगा। इसका मतलब ये कि कोई बच्चा अगर वेक्टर खराब कर रहा है ना, तो इसका मतलब वेक्टर नहीं खराब कर रहा और 3D पूरा उड़ा रहा है। क्योंकि हम तो वहाँ पे जब 3D में जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे, यार वो वहाँ करा था, याद है डायरेक्शन को साइन अपन पढ़ के आए, याद है डायरेक्शन अपन एंगल अपना देखा हुआ है, तेरे को तो याद ही होगा L² + N² + N² = 1 था, याद है आपको? हाँ, वहाँ पे अपन गा देंगे सारी की सारी बातें, ठीक है। तो स्टूडेंट को उस समय रिलायज नहीं हो, इसलिए आप अभी से बराबर 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 एक बार पढ़ते जाना। वेक्टर सिर्फ और सिर्फ बार बार पढ़ने की चीज है, आप इसमें कुछ नया नहीं निकाल सकते। आप ऐसा मत सोचना कि आप इसमें कोई वैज्ञानिक बन जाओगे, ज्यादा करोगे तो डॉट प्रोडक्ट्स भी नहीं आएगा, ये हालत हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट तक के लिए मारे मारे फिरोगे। और अगर भाई जो आराम से करोगे तो आपको बोला डॉट क्रॉस हट बकवास, सब बोलो कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट अगर भाई जो चिल होके खेलता है ना, बहुत अच्छा खेलता है, आप चिल होके खेलो, आप जल्दबाजी मत मचाना आप इसके अंदर, है ना। हाँ, क्योंकि है ना इसके चील नहीं चिल, ठीक है। हाँ अच्छा, इसके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं, 3 तो मैं डाउन साइड बोल रहा हूं, 4 क्वेश्चन मेंस के पक्के हैं और एडवांस में ये 7 क्वेश्चन तक ले जाता है अपनी बात को। आप मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई खराब करना चाहेगा। 4 क्वेश्चन का मतलब होता है यार, कोई वेटेज होती है 4 क्वेश्चन की, जिसमें है ना 2 क्वेश्चन तो 3D का होंगे, 3D के 2 क्वेश्चन। 3D कितने दिन का चैप्टर है? अगर ढंग से देखा जाए 4 दिन का। कोई बच्चा अगर सब छोड़ के 3D करता जाए तो 2 क्वेश्चन पक्के हैं। आपको पता है पूरी कैलकुलस हम 4.5 महीने में पढ़ते हैं, 4.5 महीने में। फ्रॉम द डे 1 फंक्शन से स्टार्ट होता है और जिस दिन वाइंड अप होता है ना उस दिन, अभी तो जैसे अभी तो मेरा नाम इंडेफिनिट चल रहा है, ठीक है ना, तो जब तक वाइंड अप होगा तब तक अभी अब 1.5 महीने तो और मानते हो, हाँ या ना, तो आप टोटल स्पान गिन लेना, तकरीबन 4.5 से 5 महीने लग जाने हैं। और हमारा वेक्टर चलता है हार्डली 15 लेक्चर और कट के रह जाता है 13 लेक्चर। 13 लेक्चर में भी 4 लेक्चर 3D के। अगर कोई बच्चा 4 लेक्चर को जन्म का मान ले हिसाब के, नहीं साहब मैं 4 को तो बिल्कुल जी जाऊंगा, तो आप में से कोई भी समझदार आदमी ये बात समझ सकता है कि 4.5-5 महीने में उसके हाथ में आते हैं 9 क्वेश्चन। 5 महीने में हाथ में आते हैं 9 क्वेश्चन। और इधर की तरफ देखा जाए तो इट इज हार्डली लेस देन हाफ मंथ, इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन 4। तो हम कोई भी थोड़ा भी समझदार है ना, तो सिलेक्टिवली अगर भाई तो एक हिस्से को पकड़ ले, मान ले वेक्टर नहीं पकड़ में रहा, 3D तो कस के पकड़ ले, 2 क्वेश्चन आने तेरे। और तो और 3D एडवांस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, है ना। भले आप किसी भी स्टेज में हो, आपकी मेंटल स्टेज कितनी भी पुअर हो चुकी हो, लेकिन आप समझदार हमेशा हो। नहीं आया समझ में? आया? नहीं आया? आपको मैथ्स में समझाता हूं। देख भाई, तो जब भी चलता है ना, तेरे पास 2 रास्ते होते हैं, ठीक है, गुड और बैड। इसीलिए मान ले तूने बैड पकड़ लिया, ठीक है भाई, अच्छा फिर तू थोड़ा और आगे जाएगा, तेरे पास में फिर से 2 रास्ते होंगे, गुड और बैड। समझ में आया? मान लेते हैं बैड पकड़ लिया, जैसे तेरी आदत है, फिर तेरे पास में वापस से 2 रास्ते होंगे, गुड और बैड। बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब ये कि थोड़ा और आगे जाने पे फिर से आपके पास गुड और बैड, तो गुड और बैड। फिर तेने बैड पकड़ लिया, फिर तेरे पास आगे जाकर 2 रास्ते होंगे, गुड और बैड। बात समझ में आई? तो तेने फिर से बैड पकड़ लिया। कितनी दिन तक तू बैड पकड़ेगा ये तू सोच ले, गुड और बैड में, गुड और बैड। लास्ट में क्या होगा? तू एक लूप में आ चुका होगा। नहीं आया समझ में? अब तू कुछ नहीं कर सकेगा। अभी भी नहीं समझ में आया? कितने चांसेस देगा ऊपर वाला? नहीं समझ में आया? हाँ, तो लास्ट में क्या होता है ना, आपके पास में एक चॉइस खत्म हो जाती है, इसलिए प्लीज बी अवेयर, है ना, रह करके अपने पॉइंटर को ठीक करते रहना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एडोलसेंस एज है, गड़बड़ होगी ठीक करोगे, गड़बड़ होगी ठीक करोगे, ठीक है। आगे चलिए फटाफट से लिखेगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ भाई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में लिखेगा टाइप 1। ये क्या हो रहा है? ये चवन्नियाँ उछल रही हैं। 11th के बच्चे हैं? अच्छा ठीक है। हाँ भाई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लिया आपने?
लिखिएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सबसे पहले मैं लिखिएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो भैया ऐसा है, 2 पॉइंट से गुजरने वाले लाइन, ये अपना एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। ठीक है ना भाई, इट इज ए वेक्टर, इट इज बी वेक्टर, राइट ना भाई। अब ध्यान से समझना, किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत होगी आने वाले टाइम में, वो अपन लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दैट। अभी वाले में आपको पता है ए से बी की ओर मैंने एक प्रोजेक्ट करके एक पार्टिकल छोड़ दिया, ए से बी की ओर एक पार्टिकल छोड़ दिया जिसका मूवमेंट धीरे धीरे डॉट 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 करके ए से बी की ओर जाता जा रहा है। आया, एक मूवमेंट पे अपन ने फोटो खींची, जिस समय पे अपन ने फोटो खींची उस समय पे पार्टिकल आर पे पहुंचा था। राइट नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स बी, किधर से किधर की ओर? ए से बी की ओर। जिस मूवमेंट अपन ने फोटो खींची उस मूवमेंट पे जैसे शॉट लिया, उस मूवमेंट पे बंदा जो है कहां पे खड़ा था? आर पे। और आर इज अ मूवेबल पॉइंट। आर अभी यहां है, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, और इसका नाम है आर वेक्टर। क्या नाम है? आर वेक्टर। तो राइट नाउ हम ये कह सकते हैं कि अगर ए से इधर की तरफ चला तो ए से आर तक ए आर वेक्टर है। सोचो, ए से आर तक के वेक्टर का नाम ए आर वेक्टर। ए आर वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों के दोनों कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है माने लाइक वेक्टर है, माने पैरेलल वेक्टर है। इसका मतलब ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ए आर का मतलब होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बोलो ना। और इट इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये भी बात समझ में आ गई होगी। और 2 वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो ए वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर तो ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एंड ये जो आर वेक्टर है यही तो हमें लाइन देने वाला है। आर वेक्टर ही तो डॉट 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 चला चला करके हमारे को देगा एक बहुत ही गंदा शब्द जिसका नाम है लोकस। नहीं आया? लोकस, डॉट 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 डॉट, बहुत तेजी से इन्फिनिट डॉट 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 डॉट। और हमारे को बदलेगा, हम दूर से देख रहे हैं, अरे ये तो लाइन बन गई रे, आई का नहीं पकड़ में, जिसे अपन कहते हैं ना लोकस। लोकस का क्या मतलब है? डॉट 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 डॉट, जो कि किसी खास शेप में आ रहे हैं, डॉट 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 डॉट। और हमारे को बता रहे तो सर्कल सर्कल जैसे दिख रहा है, डॉट डॉट, ठीक है। अरे ये तो स्पाइरल जैसे दिख रहा है ना, दैट इज लोकस। तो इस समय पे जो लोकस है आर का वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बेल बज गई क्या? कूलर बंद हो गया ना, क्योंकि इसके बाद कोई क्लास हाँ किसकी है? प्रवेश सर की। ठीक है, बाकी बाद में करता हूँ। ठीक है, मैं आपको काम दे दूं, है ना? हाँ, क्योंकि क्या है कि अपने पास वेक्टर की शीट, वेक्टर की शुरुआत की चीज के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के लिए आप जितने क्वेश्चन जुगाड़ सकते हैं लगाइएगा, खूब क्वेश्चन बनाइए। डॉट प्रोडक्ट में तो जितने अपनी शीट में मिले, बाहर भी मिले, लगाते जाइए। डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने कीजिए, ठीक है ना? हाँ, हालांकि अभी अपन आए नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे अपन यहाँ पे पहुंचेंगे अपन इस पे बात करेंगे। हाँ जी साहब, आज के टाइम पे आपको करके आना है 1 से लेकर के एक्सरसाइज 1 में 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक। एक आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी चिपका देने लग जाता हूं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है ही नहीं, आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है भाई? अच्छा, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में अभी टच ना करें, उसमें तो सीधे कोप लेना वेक्टर पे आ गया। हाँ भाई, एक्सरसाइज 3 में ट्राई किया जा सकता है। एक्सरसाइज 3 में आपको करके आना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2।
आपसे फर्स्ट और सेकंड हो जाए ये भी बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। कर लेंगे आप? एक मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एक्सरसाइज 2 लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं आप? लिख लेना क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा अपन ने एक क्वेश्चन कराया है, शायद यही करवा दिया हो तो एक बार खुद बना के देखना अब घर पे, ठीक है भाई? चलिए।